हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या होती हैं। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किमी एवं समुद्री सतह में केवल 5 किमी तक महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एलुमिना जैसे खनिजों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? तो आपके सिलिका और एलुमिना जैसे खनिजों से ये बनी होती है और इसीलिए इसे सिलिका कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो कि आपके 29,000 किमी गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्रोड। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी त्रिज्या लगभग आपके 3500 किमी। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे, निकिल तथा फेरस भी कहा जाता है। सेल क्या होता है? चलिए सेल भी देख लेते हैं कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को आप सेल कह सकते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। सेलें क्या होती हैं? तो प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 प्रकार के सेलों के नाम क्या क्या है। तो बोलेंगे आप लोग आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी सेंटीमेट्री सेल एवं कायांतरित आपका मेटामॉर्फिक सेल कहलाता है। क्या क्या? आग्नेय आपका इग्नियस सेल कहलाता है, अवसादी सेल आपका सेंटीमेट्री सेल कहलाता है और आपका कायांतरित सेल मेटामॉर्फिक सेल कहलाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बहिर्वेदी सेल का निर्माण होता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए आपका बेसाल्ट हुआ, द्रवित हुआ, मैग्मा हुआ। कभी कभी भूपर्टी के अंदर गहराई भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार अंतर्वेदी सेल का निर्माण होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का उदाहरण माना गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर मैग्मा। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और आप लोग पिक्चर के माध्यम से देखते चलिए। ये है आपका मैग्मा, ये जो है मैग्मा है, ये है आपकी कायांतरित सेलें हैं। बहुत क्लियर तो नहीं दिखेगा आप लोगों को, लेकिन ये है आपका आग्नेय सेल। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है अवसादी सेल, ये है आपका अवसाद, आपका तलछट। चलिए अब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेलें कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित आपके मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं।
सेलों का उपयोग क्या क्या होता है, तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि आपका कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ एवं पेट्रोलियम हुआ। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेल जो होते हैं उनका निर्माण किस लिए होता है, तो सड़क और घर, इमारतें बनाने के उपयोग में आता है। कायांतरित सेल क्या होता है, तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे कायांतरित सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। देखिए, ये जो टॉपिक आप लोगों को करा रहे हैं ना, एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से अगर देखते चले ना, इतना ईजिली आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बना के ना वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहना है, क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत मतलब समझ लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो थोड़ा सा आप लग रहा है अगर आप लोग को स्कोरिंग मार्क्स लाना है, स्कोरिंग मार्क्स, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या कहलाते हैं, तो आपके आग्नेय शैल कहलाते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है, तो आपकी क्रोड होती है। फिर यहाँ पे सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, तो आपके खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी शैलें कहलाती हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या होती है, तो प्रॉपर्टी कहलाती है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आप लोग को मिलान दे रहा है कि मिलान में बोल रहा है कि क्रोड क्या होता है, तो क्रोड हो जाएगा आपकी सबसे निचली परत, क्या हो जाएगा, तो सबसे भीतरी परत, यहाँ पे आपका क्रोड हो जाएगा, ठीक है। Cl क्या हो जाएगा, तो आपका एल्यूमिना और सिलिका, यहाँ पे हो जाएगा Cl। सेल क्या हो जाएगा, तो जो आपका घर बनता है, सड़क बनती है, इमारतें बनते हैं, तो उसके काम में आ जाएगा। खनिज क्या होता है, तो खनिज आपका एक प्रकार का निश्चित रासायनिक मिश्रण कहलाता है। और आपका फिर क्या पूछ रहा है आप लोगों से, क्रोड, खनिज, सेल आपका दिखा। चिकनी मिट्टी क्या होता है, तो चिकनी मिट्टी आपका स्लेट में बदलता रहता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रोड क्या होता है, तो सबसे भीतरी परत कहलाती है। खनिज आपका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल क्या होता है, तो सड़क एवं इमारत बनाने के काम में आते हैं। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता रहता है। Cl सिलिका एवं एल्यूमिनिया से बना रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। कारण बताइए कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है, और इसके केंद्र तक जाने की भावना में कई बार उत्पन्न होती है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर आपके 60,000 किमी गहराई तक खोदना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अवसादी शैल क्या होती हैं, तो सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसादी शैल कहा जाता है। ये अवसादी हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपके बलुआ पत्थर, रेत के दानों से बना इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो चूना पत्थर एक अवसादी शैल है, इसलिए आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर के साथ यह क्रिया होने पर वह संगमरमर में बदल जाता है। तो क्या होता है, चूना पत्थर एक अवसादी शैल होती है, इससे आग्नेय एवं अवसादी शैलें उच्च ताप एवं दाब के कारण आपका कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। चूना पत्थर के साथ ही यह क्रिया होने पर संगमरमर में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि
निम्न वस्तुओं का उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करिए। कढ़ाई का उपयोग सब्जी बनाने में, तवे का उपयोग रोटी सेकने में, आभूषणों का उपयोग स्त्री अपनी सुंदरता बनाने में करती हैं। विभिन्न खनिजों से बनी अन्य कुछ वस्तुओं के चित्र बनाए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें भी खनिज से ही बनी हैं, जो कि आप लोग को देखने को मिल रहा है। कार है, बस है, आपको ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे खनिज से ही बने हुए हैं। तो चलिए एक और रिलेशन देख लेते हैं अभी आप लोग का। चलिए नेक्स्ट आपका लेशन है, प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी बदलती पृथ्वी है, ये लेशन जो है ना, हमारी बदलती पृथ्वी। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि बहिर्जनक एवं अंतर्जनित बल क्या कहलाता है। तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल एवं एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनक बल एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अपर्दन क्या कहलाता है। तो अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहा जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर बालू टीबा क्या कहलाता है। तो आप लोग बालू टीबा क्या बतलाएंगे कि पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं लोएस का पठार। तो आपके बालू टिब्बा से ही बनता है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्री तरंगे लहरें किनारों पर अवसाद जमा करती हैं। इन अवसादों के जमा होने से समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चप झील क्या कहलाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाती है, जिसे आप चाप झील के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है। तो आपकी जो सैल होती है, ये मकान बनाने, सड़कें बनाने की इसकी उपयोगिता है। तो ये आपके समुद्री तल की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर हिमनद का निक्षेपण का विशेषता है आपका हिमोड़। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकस्मिक गतियों का कारण कौन सी घटना होती है। तो आपकी ज्वालामुखी होती है। छत्रक शैलें पाई जाती हैं आपके रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है। तो आपके नदी घाटी में पाई जाती है। हिमनद, अब देखिए ये जो है आपको मिलान करने के लिए दे रहा है, ठीक है। बालू टिब्बा
पुलीन, विसर्प, हिमनद, समुद्री तट, छत्रक शैल, बर्फ की नदी, नदियाँ, और इसको आपको मिलाना है। तो चलिए, हिमनद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बालू टीबा पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अभी पृथ्वी, समुद्री भाग, कठोर संसद, रेगिस्तान, तो बालू टीबा आपका रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। भूकंप क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का कंपन हो जाएगा। जलप्रपात आपका क्या हो जाएगा, तो जलप्रपात आपका हो जाएगा जलप्रपात यहाँ पे कठोर संस्तर शैल, क्या हो जाएगा, कठोर संस्तर शैल। फिर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में दे रहा है पुलीन, तो पुलीन हो जाएगा आपका यहाँ पे समुद्रीय तट, क्या हो जाएगा, पुलीन हो जाएगा समुद्रीय तट। विसर्प हो जाएगा आपका, विसर्प आपका नदियाँ, कहाँ हो जाएगा, तो नदियाँ, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे दिया है नदियाँ। विसर्प आपकी, एक सेकेंड, नदियाँ हो जाएगा। फिर हिमनद दे रहा है, तो आपका हिमनद क्या हो जाएगा, हिमनद यहाँ पे समुद्री तट, छत्रक शैल, पृथ्वी कंपन, समुद्र भीगु, हिमोट, बर्फ की नदी, क्या हो जाएगा, बर्फ की नदी। देखिए विसर्प हो जाएंगी आपकी नदियाँ, पुलीन हो जाएगा आपका समुद्री तट, पुलीन हो जाएगा आपका समुद्री तट, और फिर आपका बालू टीबा क्या होगा, रेगिस्तान हो जाएगा, और आपका यहाँ पे भूकंप, जलप्रपात हो जाएगा आपका कठोर संस्तर शैल, और भूकंप हो जाएगा पृथ्वी का कंपन। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, हिमनद हो जाएगा बर्फ की नदी, विसर्प नदियाँ, पुलीन समुद्री तट, बालू टीबा रेगिस्तान, जलप्रपात कठोर संस्तर शैल, भूकंप हो जाएगा पृथ्वी का कंपन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, कुछ शैल छत्र के आकार में होते हैं, बहती हुई पवनें रेत के कण निचले भाग अर्थात पृथ्वी की सतह के साथ उड़ते हैं। ये कण रास्ते में आने वाली चट्टान का अपरदन करते हैं, इसीलिए पवन के रास्ते में आने वाली शैल को निचले भाग का अपरदन ज़्यादा होता है, और शैल छतरी के आकार की होती है, इसे छत्रक शैल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, तो बाढ़ के कारण नदी के तटवर्ती भागों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है, इन्हें अवसाद कहते हैं। इन अवसादों से बनी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, समुद्री गुफाओं में बड़े होते जाते हैं, होते जाने पर इनमें केवल छत ही बची रह जाती है, लगातार अपरदन होते रहने से छत टूट जाता है, केवल दीवार बची रह जाती है, इसी बची दीवार को क्या बोला जाता है, तो स्टैक बोला जाता है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, तो भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, भूकंप के समय भूकंपीय तरंगें केंद्र से बाहर होकर गमन करती हैं, इन तरंगों के कंपनों से इमारतें कांपने लगती हैं और गिरने लगती हैं। नेक्स्ट है, एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, समझ लीजिए आप लोग का जियोग्राफी एकदम कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा, सच बता रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के अगर आप लोग वीडियो एंड तक देखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि दिए गए चित्रों को देखें, यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि ये नदी के अपरदन एवं निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। चित्र यहाँ पे देख सकते हैं स्थलाकृति, ये जो दिख रहा है ना, अपरदन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों प्रकार के यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। पहले चित्र की स्थलाकृति जलप्रपात है अथवा अपरदन का प्रकार होता है, दूसरी चित्र आपकी स्थलाकृति नदी विसर्प है अथवा अपरदन एवं निक्षेपण का प्रकार है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखने को भी मिल रहा है स्थलाकृति, अपरदन और निक्षेपण। यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट नहीं है आप लोग का, ख़त्म हो गया ये लेसन। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।